हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं भानीराम डाल। वेलकम इन ऑनलाइन एग्रीकल्चर ई प्लेटफॉर्म। स्टूडेंट, आज हम स्पेशली यूपी टीजीटी और पीजीटी के लिए क्विज लेके आए हैं। हालांकि ये क्विज एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई सा भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उन सब के लिए बेनिफिशियल है, बट मेनली जो टारगेट किया गया है वो यूपी टीजीटी और पीजीटी को टारगेट करते हुए ये क्विज डिजाइन की गई है। तो इस क्विज के अंदर अपने जो बेसिक एग्रीकल्चर है उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन पर डिस्कस करेंगे, जो एक्चुअल एग्जाम में आपसे पूछे जाने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है आईएमडी का मुख्यालय कहां पर स्थित है। आईएमडी, इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट, भारतीय मौसम विभाग, हेड ऑफिस ऑफ इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट इज लोकेटेड एट, यानी भारतीय मौसम विभाग का मुख्यालय कहां पर स्थित है। ऑप्शन है आपके पास, ए ऑप्शन है पुणे, बी ऑप्शन है शिमला, सी ऑप्शन है न्यू दिल्ली और डी ऑप्शन है कलकत्ता। तो यहां चार ऑप्शन है, इनमें से कौन सी जगह आईएमडी का वर्तमान में इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट का मुख्यालय कहां पर स्थित है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है, अगर आपको राइट आंसर पता होता है तो आप पहले से आप लिख लीजिए या कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, बाद में अपना आंसर वो मैच कर लीजिए। वर्तमान में जो आईएमडी की लोकेशन है वो न्यू दिल्ली के अंदर है। देखो आईएमडी इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट स्टैब्लिश किया गया था कोलकाता में, सबसे पहले कोलकाता से आया ये शिमला में, और शिमला के बाद ये स्थापित किया गया था पुणे महाराष्ट्र में, और अब वर्तमान में पुणे महाराष्ट्र से इसको ट्रांसफर कर दिया गया नई दिल्ली के अंदर। तो फिलहाल जो इसका हेड ऑफिस है, कुछ बुक में जैसे पुराने एडिशन है तो उनमें पुणे महाराष्ट्र लिखा होता है, आईएमडी है उसका मुख्यालय पुणे, लेकिन अब चेंज हो गया है। ये कहां पर है, मौसम भवन न्यू दिल्ली के अंदर इसको स्थापित किया गया है। तो अपना जो फर्स्ट क्वेश्चन था इसका जो राइट आंसर है सी ऑप्शन राइट है। देखिए स्टूडेंट, अपनी जो वेबसाइट है ऑनलाइन एग्रीकल्चर, और ये ऑनलाइन एग्रीकल्चर जो ऐप है वो आपको गूगल प्ले स्टोर से मिल सकती है, ठीक है। वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं या फिर वेब पे विजिट कर सकते हैं, जहां पर आपको यूपी पीजीटी और टीजीटी का कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड करवाया जाता है, जिसमें आपको वीडियो लेक्चर मिलेंगे, जिसमें आपको पूरा मटेरियल हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी दोनों मिलने वाले हैं। हार्ड कॉपी बाय पोस्ट आपके घर पे पहुंचा दी जाती है, टेस्ट और क्विज उसमें कंटिन्यू चलने वाले हैं, और ये जो कोर्स एक्टिव रहेगा आपके टिल एग्जाम तक एक्टिव रहेगा, ठीक है। और इसकी जो कीमत है पीजीटी की वो भी 6000 है, और टीजीटी की कीमत है वो भी 6000 है। तो आप 6000 में घर बैठे अपना ये पूरा कंप्लीट कोर्स विद सेटिस्फेक्शन यानी संतुष्टि के साथ कर सकते हैं। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। जो हमारा वेबसाइट है वो ऑनलाइन एग्रीकल्चर, और ये ही हमारा जो ऐप है ऑनलाइन एग्रीकल्चर के नाम से, सेम लोगो से आपको मिलेगा। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, एग्रोनॉमी कौन सी भाषा का शब्द है। एग्रोनॉमी वर्ड ड्राइव फ्रॉम, एग्रोनॉमी है वर्ड कौन सी लैंग्वेज से लिया गया है। ए ऑप्शन है लैटिन, बी ऑप्शन है ग्रीक, सी ऑप्शन है ए एंड बी बोथ दोनों यानी उपरोक्त दोनों, और डी ऑप्शन है वो अपने पास फ्रेंच। जिस भी शब्द के पीछे वाई लगा हुआ है, जिन भी वर्ड के पीछे वाई लगा हुआ है वो सारे के सारे ग्रीक वर्ड है, वो सारे के सारे ग्रीक वर्ड है। सिर्फ एक शब्द को आपको ध्यान में रखना है, वो है पोमोलॉजी। देखो इसमें क्या हुआ, ये जो शब्द है ये पोमम प्लस लोगस से बना हुआ है। पोमम प्लस लोगस से बना हुआ है। पोमम तो ले लिया लैटिन से, और लोगस है ये ले लिया ग्रीक से। और पोमम का मतलब होता है फल, और जो लोगस है कहीं भी आ जाए इसका मतलब होता है अध्ययन करना, ठीक है। तो आधा शब्द ये लैटिन का ले लिया और आधा किससे ले लिया, ग्रीक से ले लिया। इसलिए पोमोलॉजी का ध्यान रखना है। पोमोलॉजी जो वर्ड है वो लैटिन प्लस ग्रीक का है, लैटिन प्लस ग्रीक लैंग्वेज का है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा किसी भी वर्ड में वाई लगा हुआ आ जाए तो वो 101% किसका होगा, ग्रीक शब्द। जैसे मैं बोलूं कि एग्रोनॉमी, पैथोलॉजी, एंटोमोलॉजी, जूलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी, वायरोलॉजी, ये सारे के सारे वर्ड, पेडोलॉजी, एडोफोलॉजी, ये सारे के सारे वर्ड है वो ग्रीक लैंग्वेज के हैं। तो एग्रोनॉमी वर्ड है वो भी कौन सी लैंग्वेज से लिया गया है, ग्रीक वर्ड से लिया गया है। सिर्फ एक पोमोलॉजी को छोड़ना है वाई वाले में से, ठीक है। एग्रोनॉमी है ये आपको पता है एग्रोस प्लस नोमस से बना हुआ। एग्रोस प्लस नोमस ये दो ग्रीक वर्ड थे। एग्रोस का मतलब होता है फार्म, एग्रोस का मतलब होता है फार्म, और नोमस का मतलब होता है मैनेजमेंट, है ना, टू मैनेज। तो एग्रोस प्लस नोमस,
एग्रोस प्लस नोमस। एग्रोस का मतलब होता है फील्ड और नोमस का मतलब होता है टू मैनेज, यानी प्रबंधन करना। ठीक है, तो ये ग्रीक वर्ड से बना हुआ, ध्यान रखना है। ठीक है, एग्रोस प्लस नोमस दोनों ही ग्रीक वर्ड है। एग्रोस का मतलब फील्ड यानी खेत, और नोमस का मतलब होता है टू मैनेज यानी प्रबंधन करना। तो किसी भी शब्द में पीछे वाई लगा आ जाए तो आंख बंद करके कर दीजिए, वो कौन सी लैंग्वेज का होगा, ग्रीक का होगा, सिर्फ पोमोलॉजी को छोड़कर। पोमोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। दूसरा, नेक्स्ट अपने बात करें जिन शब्दों के पीछे कल्चर लगा हुआ है, जैसे एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, विटीकल्चर, विनीकल्चर, अर्बोरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, ये सारे जितने भी कल्चर लगे हुए हैं ये सारे के सारे लैटिन वर्ड है। जिनके पीछे कल्चर लगा हुआ है वो ऑलमोस्ट कौन से वर्ड है, लैटिन वर्ड है। जिनके पीछे कल्चर लगा हुआ है वो लैटिन वर्ड है। और इवन जिन वर्ड में एल व टी के साउंड भी ज्यादा आते हैं, जैसे एरोमेटिक, सोयल, जिसमें लैब एटैब बोला जाता है, वो भी मोस्ट प्रोबेबली ज्यादातर लैटिन शब्द होने के चांसेस ही रहते हैं। तो जिन शब्दों में कल्चर लगा हुआ है वो लैटिन मानना है, और जिन शब्दों में पीछे वाई, चाहे लोजी चाहे नोमी लगा हुआ है, वो ग्रीक शब्द है। लोजी वाले में मैंने आपको एक बताया, पोमोलॉजी को छोड़ दो, बाकी जिसमें पीछे वाई है वो ग्रीक है। वैसे ही कल्चर में जो है लेक कल्चर को छोड़ दो, लेक कल्चर को छोड़ दो, लेक कल्चर को छोड़ के बाकी सारे शब्द है वो लैटिन के ही होंगे जिनके पीछे कल्चर लगा हुआ है। इसमें भी क्या हुआ देखो, लेक प्लस कल्चरा से बना हुआ है। लेक जो शब्द है वो संस्कृत का है, लेक जो शब्द है वो संस्कृत का है जिसका मतलब होता है लाख, और कल्चरा शब्द है ये लैटिन वर्ड है। कल्चरा जो शब्द है वो लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है खेती करना। कहीं भी कल्चर आ जाए, चाहे एग्रीकल्चर, चाहे हॉर्टिकल्चर, विटीकल्चर, फ्लोरिकल्चर, ओलेरिकल्चर, कुछ भी आ जाए, कल्चर जो है वो कल्चरा से या कल्टस से बना हुआ है, या तो कल्चरा से या फिर कल्टस से बना होता है, जिसका मतलब हमेशा ही क्या रहेगा, खेती करना यानी टू कल्टीवेशन रहेगा। तो लेक कल्चर है, आधा संस्कृत का आधा लैटिन का है, तो ये संस्कृत प्लस लैटिन का बना हुआ है। पोमोलॉजी लैटिन प्लस ग्रीक का बना हुआ है। बाकी कोई से भी शब्द आ जाए जिनमें कल्चर लगा हुआ वो आप आंख बंद करके लैटिन कर दो, और जिनके पीछे वाई लगा हुआ है उनको आंख बंद करके आप ग्रीक कर दो, पोमोलॉजी को छोड़ देना वाई वाले में। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा ऑप्शन राइट है, यहाँ पे बी ऑप्शन राइट है, यानी एग्रोनॉमी है वो ग्रीक शब्दों से बना हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट अपने बात करें, जैसा कि मैंने आपको बताया हमारी जो वेब है, ऐप है, उस पर टीजीटी के साथ साथ पीजीटी के साथ साथ टीजीटी का कोर्स भी अवेलेबल है। पीजीटी के साथ साथ टीजीटी का, दोनों सेपरेट कोर्स है, दोनों ही पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग डिजाइन किए हुए हैं, पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग डिजाइन किए हुए हैं। सिलेबस के अकॉर्डिंग इसमें टॉपिक है, अकॉर्डिंग टू यूपी टीजीटी और पीजीटी के ही डिजाइन किए गए हैं ये। नेक्स्ट अपने बात करें, अगला जो क्वेश्चन है, ध्यान रखिए, गेहूं की बोनी किस्मों में बीज व भूसे का अनुपात होता है, सीड एंड स्ट्रो रेशियो ऑफ ड्वार्फ वैरायटी ऑफ व्हीट। देखो, जब गेहूं में अपने क्या करते हैं, उसकी थ्रेसिंग करते हैं, गहाई करते हैं, यानी बीज और भूसा अलग करते हैं। बीज और जो भूसा होता है उसको अपने अलग करते हैं। तो बीज और भूसा कैसे लिखेंगे, भूसा, ठीक है, जैसे भी थोड़ी हिंदी कम लिखनी आती है। तो बीज व भूसा जब अलग करेंगे, ये आएगा, बीज व भूसा जब अलग अलग करेंगे तो बीज कितना आएगा और भूसा कितना आएगा, यानी दाना कितना आएगा और भूसा कितना आएगा। ठीक है, बीज व भूसे का अनुपात कितना होता है। क्वेश्चन क्या था, सीड एंड स्ट्रो रेशियो ऑफ द ड्वार्फ वैरायटी ऑफ व्हीट। जो नॉर्मल वैरायटी होती है उनका कितना होता है और ड्वार्फ का कितना होता है। क्वेश्चन ड्वार्फ का पूछा है, अपने दोनों ही याद कर लेते हैं। ए ऑप्शन है 1:1.5, 1:1.5। दूसरा ऑप्शन है 1:1.25, 1:1.25। तीसरा ऑप्शन है 1:1, जितना दाना उतना ही भूसा। डी ऑप्शन है 1:1.75, यानी 1:1.75। देखो, जो सामान्य किसमें होती है, जिनकी हाइट ज्यादा होती है, उसमें दाने व भूसे का अनुपात 1:1.5 होता है, यानी दाना 1 निकलता है तो भूसा 1.5 निकलता है, कहने का मतलब। लेकिन जो बोनी किसमें होती है उसमें बीज व भूसे का अनुपात होता है वो 1:1.25 होता है, 1:1.25 होता है, ध्यान रखना है यहाँ पे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का तीसरे का जो राइट आंसर है वो बी ऑप्शन राइट है। उसके अलावा एक चीज और बता देता हूं, एग्रीकल्चर के कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है और उसमें आपको हिंदी मीडियम की बुक चाहिए तो एग्रीकल्चर सक्सेस बुक खरीद सकते हैं, जिसमें आपके एग्रीकल्चर का पूरा जो सिलेबस है वो कवर करता है।
और आपका कोई सा भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसके लिए हेल्पफुल रहेगा। ध्यान रखिएगा, ये ग्रीन कलर का जो एडिशन है वो अभी नया एडिशन चल रहा है। ब्लू या पर्पल कलर में कोई एडिशन है तो वो पुराना एडिशन है, वो आपको नहीं खरीदना है। अभी अगर आप एग्रीकल्चर सक्सेस बुक किसी कंपटीशन तैयारी के लिए खरीद रहे हैं तो ग्रीन कवर में से इसी कलर के कवर में खरीदिए, वो ही नया एडिशन है, ठीक है। और अगर आपको कहीं से अवेलेबल नहीं है तो उस केस में आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, अपना एड्रेस वहां पर ये आपके बुक भिजवा दी जाती है, पोस्ट के जरिए भिजवा दी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है अपना 4th नंबर क्वेश्चन। देखो 4th नंबर क्वेश्चन है, सरसों का भयंकर खरपतवार है, मोस्ट हार्मफुल वीड ऑफ मस्टर्ड एंड वी कैन से ऑफ मतलब नॉक्सियस वीड, या जिसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। तो सरसों में ऐसा कौन सा खरपतवार है जो भयंकर है? देखो सरसों में 3 तरह के खरपतवार, एक तो मुख्य जो सबसे ज्यादा होता है बट कंट्रोल आसानी से किया जा सकता है, उसको मुख्य बोलते हैं। दूसरा है एक ऑब्जेक्शनेबल, आपत्तिजनक। ऑब्जेक्शनेबल या आपत्तिजनक खरपतवार क्या होता है? खरपतवार वह जो फसल है उसके बीजों को अलग नहीं कर सकते, वो दिखने में एक जैसे है इसलिए उनको अलग करने में दिक्कत आती है, उसको ऑब्जेक्शनेबल या आपत्तिजनक बोल देते हैं। सरसों में वो भी होता है। तीसरा जो है वो भयंकर है, नॉक्सियस है, या फिर मोस्ट हार्मफुल है, बहुत खतरनाक मतलब नुकसान कर रहा है वो। तो ये 3 कैटेगरी है। तो अब यहां पूछा है भयंकर खरपतवार कौन सा है। ऑप्शन है आपके पास ए सत्यानाशी जिसको मैक्सिकन पॉपी कहते हैं, बी ऑप्शन है प्याजी यानी वाइल्ड अनियन, सी ऑप्शन है ओरोबैंकी जिसको आप ब्रूम रेप कहते हैं, ठीक है, और डी ऑप्शन है कर्सनील जिसको आप स्कारलेट पिम्पेरेनल बोलते हैं। तो ये 4 में से कौन सा सरसों का भयंकर खरपतवार है? पहले तो मैं इसी क्वेश्चन का आंसर दे देता हूं, सरसों के लिए जो भयंकर खरपतवार है वो सी ऑप्शन है, ओरोबैंकी है। ये कंप्लीट रूट पैरासाइट है यानी पूर्णतः जड़ परजीवी है। अब बात आती है कि पूर्णतः जड़ परजीवी का मतलब क्या होता है। देखो परजीवी खरपतवार होते हैं, एक तना परजीवी होता है, एक जड़ परजीवी होता है। परजीवी खरपतवार का मतलब होता है ऐसे पौधे जो दूसरे पौधे पर, ऐसे खरपतवार जो दूसरे पौधे पर उगते हैं और उसके जाइलम में फ्लोएम में अपना सिस्टम सेट कर लेते हैं और वहीं से वो खाना पीना प्राप्त करते हैं, यानी भोजन पोषण प्राप्त करते हैं, पानी और पोषण प्राप्त करते हैं। अब इसमें भी 2 तरह के होते हैं, जो जड़ पे उगते हैं उनको जड़ परजीवी बोलते हैं, और तने या शाखा पर उगते हैं उसको अपने तना परजीवी बोलते हैं। इनमें भी फिर 2 प्रकार के होते हैं, एक अर्ध जड़ परजीवी, एक पूर्ण जड़ परजीवी, यानी सेमी रूट पैरासाइट और टोटल रूट पैरासाइट। फिर तने में भी ऐसा अर्ध तना परजीवी और पूर्ण तना परजीवी। तो अर्ध जड़ परजीवी का मतलब होता है जैसे कोई पौधा है उसमें 2 अवस्थाएं हैं, एक तो उसकी वानस्पतिक अवस्था, दूसरी उसकी प्रजनक अवस्था। इन 2 अवस्थाओं में से कोई एक अवस्था वो पौधे पर पूरी करता है तो उसको अपने अर्ध जड़ परजीवी या अर्ध तना परजीवी बोल देते हैं, और पूरा जीवन ही उस पौधे पर व्यतीत करता है तो उसको पूर्ण जड़ परजीवी या फिर अपने पूर्ण तना परजीवी बोल देते हैं, यानी टोटल रूट पैरासाइट या फिर टोटल स्टेम पैरासाइट। अगर कोई जड़ पे उग रहा है तो जड़ परजीवी है, तने पे उग रहा है तो तना परजीवी है। ओरोबंकी है, ये सरसों की जड़ों पर उगता है तो ये जड़ परजीवी है, और पूरा जीवन भी इसी पर पूरा करता है तो हम इसको क्या बोल सकते हैं? पूर्ण जड़ परजीवी। पूर्ण जड़ परजीवी खरपतवार है ये सरसों का, ठीक है। तो यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन बनते हैं, आपके ध्यान रखना। बी एक तो परजीवी खरपतवार है, कैसा है? पूर्ण जड़ परजीवी है, यानी अपनी दोनों ही अवस्थाएं, चाहे वो वानस्पतिक अवस्था है चाहे प्रजनक अवस्था, दोनों ही अवस्था ये इसी जड़ पर पूरी करता है। तो इसको अपने क्या बोल देते हैं? एक तरह से एक तो पूर्ण जड़ परजीवी खरपतवार, दूसरा हम इसको भयंकर खरपतवार भी बोल सकते हैं। अब मैंने आपको और भी बताया था जैसे आपत्तिजनक, तो सरसों का आपत्तिजनक है वो सत्यानाशी है, मैक्सिकन पॉपी है। पूछा ये नहीं है, पूछा तो भयंकर पूछा जो मैंने उत्तर दे दिया, बट ऑप्शन और भी मैं आपको सोल्व करवा देता हूं। सत्यानाशी या मैक्सिकन पॉपी है ये सरसों का ऑब्जेक्शनेबल वीड है, सरसों के बीजों के साथ ये मिक्स हो जाता है और इसको अलग करना बहुत मुश्किल है, और अगर इंसान इसको खा लेता है तो ड्रॉपसी जैसे डिजीज देखने को मिलते हैं, हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही नुकसानदायक होता है। और सरसों में जो सबसे ज्यादा होता है, सबसे जो मुख्य खरपतवार है वो प्याजी है। तो 3 तरह के खरपतवार होते हैं सरसों में, ये क्वेश्चन आपको अच्छे से पता होना चाहिए। नेक्स्ट अपने चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है अपना, मैंने आपको ऑनलाइन एग्रीकल्चर वेबसाइट बताया था, एप्लीकेशन भी है जिसको आप अपने मोबाइल से गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं।
नेक्स्ट है सही मिलान कीजिए। ये यहां पर मिलान करना है और बताना है कि इनमें से गलत आंसर कौन सा है। उत्तर में क्या देना है आपको, सही मिलान नहीं है, फाइंड द इनकरेक्ट मैच। इसका मतलब 4 में से एक मैच सही नहीं है और बाकी 3 सही है। तो आपके कितने क्वेश्चन हो जाएंगे, यहाँ पे एक क्वेश्चन के साथ 4 क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पे इनमें से ऐसी कौन सी मैचिंग है जो ठीक नहीं है। भैंस के मांस को बफन कहते हैं, यानी बफेलो मीट है वो बफन है। बकरी के मांस को बीफ यानी गोट के मांस को बीफ कहते हैं, गोट जो मीट है उसको बीफ बोलते हैं। भेड़ या सिप के मांस को मटन कहते हैं। पोल्ट्री या मुर्गी के मांस को चिकन कहते हैं। ये 4 स्टेटमेंट है, इनमें से एक मैच ठीक नहीं है, एक ही मैचिंग है वो ठीक नहीं है, बाकी सारी ठीक है। देख लेते हैं कौन सी है। भैंस वाले मीट को बफन कहते हैं, कोई डाउट नहीं है, सही है। बकरी के मांस को बीफ नहीं कहते, ये गलत है। बकरी के मांस को चेवन कहते हैं, बकरी के मांस को चेवन कहते हैं। और बीफ है वो गाय के मांस को कहा जाता है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। सिर्फ भेड़ के मांस को मटन कहते हैं, ठीक है, और मुर्गी के मांस है उसको क्या बोलते हैं, चिकन बोलते हैं, ये ठीक है। तो यहां कौन सा ऑप्शन अपना ठीक नहीं था, बी ऑप्शन ठीक नहीं था। एक ही क्वेश्चन में आपके 5 क्वेश्चन हो गए जी। भैंस के मांस को बफन, बीफ, यहां बकरी का मांस सही नहीं है, तो गाय के मांस को कहते हैं, दूसरा क्वेश्चन। तीसरा, बकरी के मांस को चेवन कहते हैं। चौथा, भेड़ के मांस को मटन कहते हैं, और जो पोल्ट्री है उसके मांस को चिकन कहते हैं। तो 5 क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में अपने क्लियर हो गए। इसलिए जब भी आप कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व कर रहे होते हैं उस समय इस बात को विशेष रूप से जोर देना, इस बात पर आपको विशेष रूप से जोर देना है कि सभी ऑप्शन के क्वेश्चन भी बना के देखिए, चारों ऑप्शन पढ़िए। जो राइट है वो तो ठीक है, बाकी 3 जो ऑप्शन थे वो कौन से क्वेश्चन के राइट आंसर हो सकते हैं वो भी आप चेक करिए। तो आपको एक क्वेश्चन के साथ 100 क्वेश्चन पढ़ लिए तो 400 क्वेश्चन क्लियर हो जाते हैं। तो इस तरह की कुछ स्टडी करिए। उसके अलावा देखो, मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे देता हूं। हालांकि इस लेक्चर में अपने क्विज पर भी बात करें, बट हमारा जो मेन टारगेट है इस लेक्चर में पर्टिकुलर क्विज से ज्यादा आप लोगों को इंफॉर्मेशन देना है। आगे की जो क्विज आएगी हम उसमें एडवर्टाइजमेंट की ज्यादा बात नहीं करने वाले हैं, ठीक है। तो यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए अगर आपको कंप्लीट नोट्स की जरूरत है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, और पूरे अकॉर्डिंग टू सिलेबस आपको कंप्लीट नोट्स मिलेंगे जिनका प्राइस है 1000 रुपीज, जो आपके पास पोस्ट के जरिए पहुंचने वाले हैं। एक चीज विशेष रूप से ध्यान रखना, बहुत सारे स्टूडेंट के मैसेज आते हैं जी सॉफ्ट कॉपी भेज दीजिए, पीडीएफ भेज दीजिए व्हाट्सएप के जरिए, हम पे कर देंगे। तो सॉरी, इसके लिए हमें फोन न करें या मैसेज न करें, हम सॉफ्ट कॉपी नहीं भेज सकते हैं, व्हाट्सएप से नहीं भेज सकते हैं, हम सिर्फ हार्ड कॉपी ही प्रोवाइड करवाते हैं, जिसमें आपके एक तो वो बुक आएगी जो मैंने आपको पीछे दिखाई थी, और बाकी जो बचे हुए नोट्स है उनकी बुकलेट्स आपको मिलने वाली है, ठीक है। तो कंप्लीट नोट्स मिलेंगे। नेक्स्ट अब अपने 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो छठा हमारा जो क्वेश्चन है वो है ऑक्जिन का नामकरण किसने किया था। ऑक्जिन नेम गिवन बाय। ऑक्जिन एक हार्मोन है, आपने पढ़ा होगा, एक ग्रोथ प्रमोटर है यानी वृद्धि कारक हार्मोन है, एक महत्वपूर्ण हार्मोन भी है ना, सबसे पहले इसी को पढ़ते हैं अपने। तो इसका नाम किसने दिया था। ए ऑप्शन है कोगल, बी ऑप्शन है हैगन स्मिथ, सी ऑप्शन है दोनों ने, ए और बी दोनों ने मिलकर दिया, और सी ऑप्शन है याबूता ने दिया। तो देखो, ऑक्जिन का नामकरण कोगल व हैगन स्मिथ दोनों ने ही दिया था। ऑप्शन जो राइट है वो स ऑप्शन राइट है, कोगल और हैगन स्मिथ दोनों ने मिलकर दिया। आपको पता हो तो ऑक्जिन की खोज है वो एफडब्ल्यू वेंट ने की थी, खोज एफडब्ल्यू वेंट ने की थी, और नाम दिया था वो कोगल और हैगन स्मिथ ने दिया था, ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट अपने बात करें, अगला जो क्वेश्चन है हमारा, नर्सरी से पौधे खरीदते समय कितने प्रतिशत अतिरिक्त पौधे खरीदने चाहिए। हाउ मेनी प्लांट शुड बी परचेज एक्स्ट्रा फ्रॉम नर्सरी। नर्सरी से जब भी अपने पौधे खरीदे तो अपने को कितने पौधे अतिरिक्त खरीदने चाहिए, क्यों खरीदने चाहिए अतिरिक्त। सबसे पहले मेन बात तो यह है, देखो अतिरिक्त खरीदने का कारण ये होता है, मान लो आपके बाग में 100 पौधे लगने हैं और आप पूरे 100 पौधे लेके आए, ट्रांसपोर्टेशन के दौरान आपके 4-5 पौधे खराब हो गए। जब आप ट्रांसप्लांटिंग कर रहे थे, स्थानांतरण कर रहे थे, गड्ढे में लगा रहे थे, 2-3 तब खराब हो गए, और लगाने के बाद भी कुछ है गर्मी वगैरह से या किसी भी समस्या से खराब हो गए। तो मान लो आपके 10 पौधे खराब हो गए, लगने कितने थे 100, अब आप कितने लगाओगे, 90 लग पाए। अब दोबारा नर्सरी से पौधे लेने जाओगे तो आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगेगी। फिर आप वहां नर्सरी में पहुंच गए और क्या पता सेम जीनोटाइप के सेम वैरायटी के पौधे अवेलेबल ही ना, आपको पौधे नहीं मिले, तो अब क्या करोगे आप,
10 गड्ढों को खाली रखने का नुकसान समझते हैं आप, बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। इससे बढ़िया है कि जिस समय पौधे खरीदते हो उस समय पहले से एस्टिमेशन लेके चलो भी इतने % पौधे हमेशा खराब हो सकते हैं, इतने अपने को अतिरिक्त लेके चलने हैं। तो वो कितने अतिरिक्त लेके चलने हैं? ए ऑप्शन है 10%, बी ऑप्शन है 15%, सी ऑप्शन है 20% और डी ऑप्शन है 25%। तो नर्सरी से पौधे खरीदते समय आप कितने % एक्स्ट्रा पौधे लेके चलेंगे? तो इसके लिए जो राइट आंसर है बी ऑप्शन राइट है, यानी 15% आपको अतिरिक्त पौधे हमेशा खरीदने चाहिए। कारण मैंने आपको यहां पर मेंशन कर दिया है कि ट्रांसपोर्टेशन के दौरान, यातायात के दौरान खराब हो सकते हैं, गड्ढे में लगाते उस समय खराब हो सकते हैं, डैमेज हो सकते हैं, लगाने के बाद भी कोई प्रॉब्लम आ सकती है, खराब हो सकते हैं। अतिरिक्त ले आए और बच गए तो कोई दिक्कत नहीं है, कहीं दूसरी जगह लगा देंगे, सोशल प्लेस में लगा देंगे, स्कूल, पंचायत, घर, कहीं भी लगा लेंगे, लेकिन कम पड़ गए तो आपके लिए बहुत दिक्कत वाली बात होने वाली है। नेक्स्ट है 8 नंबर क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार क्वेश्चन है, आने की प्रोबेबिलिटी बहुत रहती है। टिक्का रोग का रोग कारक है, टिक्का डिजीज ऑफ ग्राउंडनट इज ड्यू टू। इस टिक्का डिजीज को हम लीफ स्पॉट डिजीज भी बोलते हैं, पत्ती धब्बा रोग भी बोलते हैं। पत्ती धब्बा रोग को हमने टिक्का क्यों बोला? आप पत्तियों पर देखो किस तरह के निशान हैं, टिक्के जैसे निशान है, टिक्का जो निकालते हैं आप, तो उस जैसे निशान है, इसलिए आपको क्या, आप इसको क्या बोलते हैं? टिक्का रोग। ये टिक्का रोग 2 तरह का होता है, एक तो अर्ली लीफ स्पॉट, एक लेट लीफ स्पॉट, यानी अगेती टिक्का रोग और पछेती टिक्का रोग। खतरनाक इनमें पछेती टिक्का रोग ज्यादा होता है, अगेती टिक्का इतना खतरनाक नहीं होता। अगेती टिक्का जो होता है वो ज्यादा खतरनाक नहीं होता है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो देखिए यहां पूछा है रोग कारक कौन सा है टिक्का रोग का, तो यहां पे एक है ऑप्शन आपके पास सर्कोस्पोरा आर्चिडिकोला, दूसरा ऑप्शन है प्लाज्मोडिपोरा ब्रेसिकेई, सी ऑप्शन है पर्नोस्पोरा ब्रेसिकेई और डी ऑप्शन है ऑल ऑफ दीजिए सभी। तो देखो जो टिक्का रोग है वो होता है हमेशा सर्कोस्पोरा से होता है, तो ए ऑप्शन राइट है इसका। कौन सा ऑप्शन राइट है? ए ऑप्शन राइट है, ठीक है। जिसमें से अगेती है वो होता है सर्कोस्पोरा आर्चिडिकोला से, और जो पछेती होता है वो किससे होता है? सर्कोस्पोरा पर्सोनाटा के कारण होता है। जो पछेती होता है वो किसके कारण होता है? सर्कोस्पोरा पर्सोनाटा के कारण। अगेती है वो किससे होता है? सर्कोस्पोरा आर्चिकोला। बट यहाँ ऑप्शन ए की दिया हुआ था, कौन सा दिया हुआ था? सिर्फ अगेती दिया हुआ था, सर्कोस्पोरा आर्चिडिकोला दिया हुआ था, ठीक है। अब देखो इन दोनों में कई बार डिफरेंस भी पूछ लिया जाता है। डिफरेंस अगर पूछा जाए तो हानिकारक प्रभाव देखें तो अगेती पत्ता धब्बा रोग होता है वो कम हानिकारक होता है, और पछेती होता है वो ज्यादा हानिकारक होता है। और जो अगेती होता है वो किसके कारण होता है? जैसा मैंने आपको बताया था, सर्कोस्पोरा आर्चिडिकोला के कारण होता है, और जो पछेती होता है वो सर्कोस्पोरा पर्सोनाटा के कारण होता है, ठीक है। और जो अगेती पत्ती धब्बा रोग या अगेती टिक्का जो रोग होता है, तो इसके जो पत्तियों पर धब्बे होते हैं वो शुरू के टाइम जब अपने सोइंग करते हैं, बिजाई करते हैं, तो उसके 3 से 4 सप्ताह पर दिखते हैं। और जो पछेती वाला होता है वो 6 से 8 सप्ताह बाद क्या करता है? लक्षण प्रकट करता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, बहुत सारे एग्जाम के अंदर ये जनरली पूछा भी जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा ऑप्शन राइट होगा यहां पे? सॉरी, इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? ए ऑप्शन राइट होगा, सर्कोस्पोरा आर्चिडिकोला। ये अगेती का नाम है, पछेती का पर्सोनाटा होता है जो ज्यादा खतरनाक होता है। सर्कोस्पोरा पर्सोनाटा वो ज्यादा खतरनाक होता है, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आलू की फसल के लिए, 1 मिनट में साफ कर देता हूं। अगला क्वेश्चन है आलू की फसल के लिए उपयोगी पोटासधारी उर्वरक है। आलू की फसल के लिए उपयोगी पोटासधारी उर्वरक है। Which one best potassic fertilizer for potato crops? Which one best potassic fertilizer for potato cultivation, or we can say potato crops? तो यहां ऑप्शन है आपके पास पोटेशियम नाइट्रेट, बी ऑप्शन है पोटेशियम सल्फेट, सी ऑप्शन है पोटेशियम क्लोराइड और डी ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज उपरोक्त सभी। देखो जो पोटेशियम क्लोराइड है वो कभी भी सोलेनेसी फसलों में नहीं दिया जाता है, न ही कंद वाली फसलों में दिया जाता है, न ही शर्करा वाली फसलों में दिया जाता है। गन्ना में कंद वाली जैसे आलू वगैरह है, और सोलेनेसी टमाटर, बैंगन, मिर्च, तंबाकू, इनमें कभी भी क्लोराइड फर्टिलाइजर नहीं देते हैं क्योंकि क्लोराइड की विषाक्तता होती है। तो पोटेशियम क्लोराइड तो देंगे नहीं। पोटेशियम क्लोराइड ही पोटास फर्टिलाइजर में सबसे प्रचलित और सबसे सस्ता फर्टिलाइजर है, सबसे सस्ता है और सबसे ज्यादा प्रचलित है, बट ये नहीं दे सकते। तो इसकी जगह अपने कौन सा देंगे?
देखो जो सल्फेट होता है वो हमेशा क्वालिटी जनरेट करता है, किसमें? जो स्टार्च वाली यानी कंद वाली फसलें हैं और शर्करा वाली फसलें हैं, इनके अंदर गुणवत्ता उत्पन्न करता है। तो ये तो कंद वाली फसल है, हमें गुणवत्ता उत्पन्न कर देनी चाहिए। पोटास देना है, पोटास की भी भरपाई होगी और क्वालिटी भी बहुत अच्छी आएगी। तो सोलेनेसी की फसल है, चाहे कंद वाली फसल है, चाहे गन्ना है, तो उसमें जो पोटासिक फर्टिलाइजर सबसे उपयुक्त होता है वो पोटेशियम सल्फेट ही होता है। बी ऑप्शन राइट है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है यहाँ पे। नेक्स्ट है अपना 10 नंबर क्वेश्चन। 10 और 11 दो क्वेश्चन है, इंग्लिश में लिखे हुए, हिंदी में मैं बता दूंगा। 10 नंबर क्वेश्चन अपना क्या है, देखिए 10 नंबर क्वेश्चन है, विच स्टेट इज लीडिंग फ्रूट प्रोड्यूसर इन इंडिया? कौन सा राज्य फल उत्पादन में अग्रणीय है? कौन सा राज्य फल उत्पादन में अग्रणीय है? भारत में पूछा गया है। ए ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, बी ऑप्शन है मध्य प्रदेश, सी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश और डी ऑप्शन है गुजरात। ए ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, बी ऑप्शन है मध्य प्रदेश, सी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश और डी ऑप्शन है गुजरात। तो कौन सा राज्य है वो फल उत्पादन में अग्रणीय है? तो मैं इसकी पूरी डिटेल ही बता देता हूं आपको। सबसे ज्यादा फलों का उत्पादन होता है आंध्र प्रदेश में, फर्स्ट पोजीशन में। दूसरा है महाराष्ट्र, तीसरा अपना उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो फर्स्ट आंध्र प्रदेश है फल उत्पादन में, दूसरा महाराष्ट्र है और उत्तर प्रदेश की पूरे भारत में फल उत्पादन में कौन सी स्थिति है? तीसरी स्थिति है, ठीक है। उसके बाद वाले नहीं पूछेंगे आपसे। तो यहां पर ये जो अपना क्वेश्चन है इसका राइट आंसर कौन सा होगा? सी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन है, विच स्टेट इज लीडिंग इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन इन इंडिया? कौन सा राज्य है जो खाद्यान्न उत्पादन में भारत में पहले नंबर पे? खाद्यान्न का मतलब क्या है? अनाज प्लस दलहन दोनों को मिला के अपने क्या बोल देते हैं? खाद्यान्न बोल देते हैं। तो भारत में खाद्यान्न उत्पादन में फर्स्ट पोजीशन पे कौन सा राज्य है? ए ऑप्शन आंध्र प्रदेश, बी ऑप्शन मध्य प्रदेश, सी ऑप्शन उत्तर प्रदेश और डी ऑप्शन वेस्ट बंगाल, पश्चिमी बंगाल। तो देखो खाद्यान्न उत्पादन में जो अग्रणीय राज्य है वो है उत्तर प्रदेश और इसका जो राइट आंसर है वो सी ऑप्शन राइट है। फल उत्पादन में कौन सा है? आंध्र प्रदेश और खाद्यान्न उत्पादन में कौन सा है? उत्तर प्रदेश और दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश का नंबर आता है, ठीक है। तो 10वां क्वेश्चन है उसका ए ऑप्शन राइट है और 11वां ऑप्शन है उसका सी राइट है। और उत्तर प्रदेश की फल उत्पादन में स्थिति भारत में कौन सी है? तीसरे नंबर की है। तो आज के लिए अपने इस क्विज में इतने ही क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे। अगले क्विज के अंदर कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करवाएंगे। तो आज के लिए इजाजत दीजिए, थैंक यू।